तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द पोस्ट डीवीएस यूट्यूब चैनल। हम लोग एफ कैट की 21-20 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज आज इसकी थर्ड क्लास है। हमने परसेंटेज की दो क्लासेस कर ली हैं और आज की इस क्लास में हम लोग आगे के नेक्स्ट सब टॉपिक्स को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों सब टॉपिक्स के अंदर अलग अलग एटलीस्ट 4 से 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं। आज इन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहला जो सब टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। बेसिकली है क्या कि जो नेट इनकम हम अर्न कर रहे हैं, हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। तो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं कि सपोज आप 1000 रुपीज कमा रहे हो और आप 800 खर्च कर रहे हो, तो आपकी सेविंग कितनी है, 200। अब इन्हीं में से किसी एक में से ये क्या करेगा, परसेंटेज में चेंज कर देगा और बाकियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बताना होगा। दूसरा क्या होता है हमारा, जो हमारी नेट इनकम है वो क्या है, टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। If his income increases by 12% and saving decreases by 10%, then what will be the percentage increase in his expenditure? ठीक है। सबसे पहले क्या पता है हमको, अगर परसेंटेज सिंपल वैल्यू दिया तो हम 100% मान के भी कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसकी इनकम थी कितनी, 100। कितना स्पेंड करता है वो, 80% स्पेंड करता है। एक्सपेंडिचर का कितना आ गया, 80। उसकी सेविंग कितनी आ गई, राघव की सेविंग आ गई 20 रुपीज। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 12%। इनकम कितनी इंक्रीज होगी उसकी, 12% से इंक्रीज होगी। इट मीन कितनी होगी, 112। तो सेविंग डिक्रीजेज बाय 10%। सेविंग क्या होगी इसकी, 10% से डिक्रीज होगी। 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, यानी कि डिक्रीज होगी कितनी होगी, 18 होगी। फाइंड व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा, यहाँ पे 12 है, 18 इधर, तो यानी कि 94 यहाँ पे ऐड करेंगे तभी 112 आएगा। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ हमारा, 14 का चेंज हुआ। क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो 14 चेंज किस पे हुआ, 80 पे हुआ। इट विल बी 7/40। 1/40 कितना होता है, 2.5%, इंटू 7 कर देंगे हम लोग इसको। इट विल इक्वल टू 17.5%। तो 17.5% क्या आ गया हमारा, चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। इसको वैसे हमको इस फाइनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी, बिना इसके भी ये सॉल्व हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल 100 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 20 था हमारे पास। इनकम कितनी चेंज हुई उसकी, 12% चेंज हुई। एक्सपेंडिचर हमको पता नहीं है। सेविंग उसकी कितनी चेंज हुई, 10% चेंज हुई। 10% का मतलब कितना हुआ, -2। सो 12 इज इक्वल्स टू वॉट, -2, यहाँ पे कितना आ गया, 14। तो 80 में से कितना चेंज हुआ, 14। 14/80 इज इक्वल्स टू वॉट, 17.5%। डायरेक्ट इससे भी किया जा सकता है। Sahil spends 87.5% of his income. If his income increases by 11 and 1/9% and his expenditure increases by 14.28%, then find his current saving percentage. ठीक है, उसी का नेक्स्ट टाइप है ये। पहले क्या दिया हुआ, 87.5%। 87.5% कितना होता है हमारा, 7/8। चार्ट रेफर करिए, ये आपको याद आ जाएगा कैसे हुआ, नहीं तो उसको आप नॉर्मल 1000 से डिवाइड करके सॉल्व करिए, दोनों से सेम आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर साहिल जो है उसकी इनकम 8 रुपए है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 7 रुपए, और उसकी सेविंग कितनी है, 1 रुपए। ये आ गया हमारा क्या, साहिल की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 11 एंड 1/9%। तो उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 11 एंड 1/9% इज व्हाट, 1/9 से इंक्रीज हो गई क्या उसकी इनकम। 1/9 से इंक्रीज हुई है उसकी इनकम। ठीक है। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 14.28%। उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, 14.28% इज व्हाट, 1/7। तो एक्सपेंडिचर 1/7 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हमको 7 तो दिख रहा है, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम में 9 आया होता तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती ना, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 9 और अपॉन में 7 है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई वैल्यू में चेंज आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 72 इज इक्वल्स टू 63 प्लस 9। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले क्या कह रहा है, इनकम इज इंक्रीज बाय 1/9। 72 का 1/9 क्या होता है, 8 होता है। तो +8, इनकम कितनी होगी उसकी, 80 हो गई। इक्वल्स टू हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 14.28%। एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ कितना, 1/7 से। तो 63 का 1/7 कितना हो जाएगा, इसका 1/7 हो जाएगा 9। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 72 हो गया। अगर इनकम 80 है, एक्सपेंडिचर 72, तो सेविंग कितनी होगी उसकी, सेविंग होगी उसकी 8। 8। अब क्या पूछा है, फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज। तो करंट इनकम उसकी 80 है और करंट सेविंग उसका 8 है।
तो 8/80 विच इज इक्वल्स टू 1/10, यानी कि उसकी करंट सेविंग कितनी है? 10%। 10% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इतना। ए स्पेंड्स 95% ऑफ सैलरी। ओके, नेक्स्ट टाइप है ये, इंपॉर्टेंट टाइप है। ए अपनी सैलरी का इतना परसेंट इंक्रीज, इतना स्पेंड करता है, और बी इतना स्पेंड करता है 80%। इफ द सेविंग्स आर सेम, यहाँ पे क्या दिया? सेविंग सेम है, तो हमको अब सेविंग को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सैलरी दिया हुआ है। तो अगर ए अपनी सैलरी का 95% क्या करता है? स्पेंड करता है, तो बचाता कितना है? अपनी सैलरी का 5% बचाता है। और आगे क्या दिया हुआ है? बी अपनी सैलरी का 80% क्या करता है? स्पेंड करता है, तो बचाता कितना है? 20% अपनी सैलरी का सेव करता है। और इनकी सेविंग्स क्या है? इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों पॉइंट क्या है? इक्वल है। तो ए रेशियो बी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4/1। ए रेशियो बी कितना आ गया? 4/1। तो ए प्लस बी कितना आ गया हमारा? 4+1 5 यूनिट्स। इनकी टोटल इनकम कितनी दे रखी है? 43,000 रुपीज। सो इस 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 43,000। हमसे पूछा क्या? व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। तो सैलरी ऑफ ए यानी कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए? 4 की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 5/5 में इंटू 4 में, दिस विल गो 8 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स, 8 3 यस, एंड 0 0। कितना आ गया हमारा? 0 0 4 एंड देन 4 3 4 3 4 4 0 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्या? 34,400 इज द सैलरी ऑफ ए। कैसे निकाला? समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली मेथड से किए जा सकते हैं इसी टाइप से। एज इनकम इज 60% ऑफ बीज इनकम एंड एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। If A's income is 75% of B's expenditure, then find the ratio of A's saving to the B saving। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले A देन B। नेक्स्ट टाइप है आपका ये। इधर क्या लिखना है हमको? क्या क्या दिया हुआ है? इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग पूछा है। A's इनकम इज 60% ऑफ B's इनकम, तो अगर B की इनकम 100 है तो A की इनकम हमारी कितनी है? 60 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को अभी हम यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर हमको पता नहीं है किसी का। लेकिन आगे दिया हुआ है कि A's इनकम इज 75% ऑफ B's एक्सपेंडिचर। मतलब कि ए की जो इनकम है कितनी है? बी के एक्सपेंडिचर का 75% है, बी के एक्सपेंडिचर का। ए की इनकम कितनी है हमारी? 60 रुपए है। तो 60 रुपीज इज इक्वल्स टू वॉट? बी के एक्सपेंडिचर का 75%। बी का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा यहाँ से? 60/75 इंटू 100, कैंसल इट बाई 15, 4/5 एंड देन 20। सो बी का एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ से कितना आ गया? 80 आ गया। आगे क्या दिया हुआ है? A's एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ B's एक्सपेंडिचर। 80 का 70% कितना हो जाएगा? 56। तो A का एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारा? 56। अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ देयर सेविंग। ये कितना सेव कर रहा है? 4 यूनिट्स। ये कितना सेव करता है? 20 यूनिट्स। रेशियो कितना आ गया? इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, 1:5। ये हो गया क्या हमारा आंसर। सारे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं बड़ी इजीली से। रविंदर इन्वेस्ट इतना रुपए विच इज इक्वल टू 15%। तो सबसे पहले क्या दे दिया? 15% की वैल्यू कितनी है हमारी? 3750। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? इसको जब हम कैंसिल करेंगे, किया जाएगा 2 टाइम्स एंड देन 75, 5 टाइम्स 250। यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। सो सैलरी कितनी आ गई? रविंदर की सैलरी हमारी आ गई 25,000 रुपीज। सबसे पहले हमने ये कर लिया। आगे क्या दिया? 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन मेडिकल्स। ठीक है, 15% यानी कि ये कितना? 3750 किस में स्पेंड करता है? मेडिकल्स में। ठीक है, लेटर ही इन्वेस्ट 25% एंड 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, 25% यानी कि 1% की वैल्यू इतना है, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625। तो 6250 रुपीज किस पे स्पेंड करता है वो? एजुकेशन पॉलिसी पे। म्यूचुअल फंड पे कितना है? 8% यूज करता है, 8% इन्वेस्ट करता है। सो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 250 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू 2000। तो ये क्या आ गया? इसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। हमसे क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, यानी कि सेविंग पूछा है। एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे, 0 0 अगेन 0 एंड देन 4 12। 12,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है वो, उसके पास 25,000 रुपए। तो सेविंग कितनी आ गई उसकी? 13,000 रुपीज। ये आ गई क्या उसकी सेविंग।
ठीक है, अब ये मनी लेफ्ट वाले क्वेश्चन है। मनी लेफ्ट वाले क्वेश्चंस को अभी तक हम क्या कर रहे थे कि उसकी नेट इनकम में से कितना कितना बच रहा था वो निकाल रहे थे। लेकिन अब रिमेनिंग वाला टाइप आ गया। ये कौन सा टाइप है? दूसरा टाइप है रिमेनिंग वाला टाइप। कि किसी ने अपनी सैलरी का 20% जो है किसी सामान खरीदने में खर्च किया, देन रिमेनिंग का उसने 15% खर्च किया, तो रिमेनिंग टाइप है। इसको कैसे करते हैं? तो रिमेनिंग के लिए हमको रिमेनिंग निकालना आना चाहिए। तो पहले क्या है, 10%। 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। अगर उसने 10% खर्च किया, यानी कि क्या है, 1/10। अगर 10 में से 1 खर्च किया तो बचा कितना? 9। यानी कि उसके पास अभी कितना बचा? 9/10 बचा। रिमेनिंग आ गया ये। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैलरी ऑन द ट्रांसपोर्ट। ये आ गया रिमेनिंग। इसका कितना स्पेंड किया इसने? 20% स्पेंड किया है। 20% मतलब ये कितना होता है? 1/5। तो उसके पास बचा कितना? 4/5 बचा। तो ये हो जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 4/5 आ गया रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद भी 40% ऑफ द बैलेंस सैलरी ऑन द फूड। 40% फूड पे स्पेंड कर दिया, यानी कि कितना स्पेंड किया? 2/5। तो बचा कितना उसके पास? 3/5 बचा, क्योंकि 5 में से 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 3/5। तो इसका कितना बचा? 3/5। आगे क्या है? फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन द वेरियस बिल्स। 80% कहाँ स्पेंड किया उसने? उसके बाद अलग अलग जगह पे 80%, यानी कि 4/5। तो बचा कितना? 1/5। 1/5। ठीक है। कि डिपॉजिट 5,000 एंड 1,480 ऑन हिज ओन। ठीक है, तो मतलब उसके पास फाइनली बचा कितना? 5,000 प्लस 1,480, इट मीन 6,480 रुपीज उसके पास फाइनली बचा। अब यहाँ पे निकाले थे इनिशियल और फाइनल का रेशियो। इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। इट विल बी इक्वल्स टू 6 × 9। 3 6 6 9 × 54। अपॉन में कितना जाएगा हमारे पास? 25 × 25, 625। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में रुपए थे, खर्च होके कितने हो गए बचे? केवल 54 बचे। 54 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 6,480 दे रखी है। ये हमारे पास जो अभी फिलहाल रुपए बचे हुए हैं, ये उसकी वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे 9 से 6 टाइम्स, एंड देन ये हमारा जाएगा 9 से 7 एंड 2, 720 टाइम्स, अगेन 6 से 120 टाइम्स। इनिशियली कितने रुपए रहे होंगे हमारे पास? 625 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 12 × 5 66, 24, 2 6 75। 7,500 रुपीज जो थे उसकी सैलरी है मंथली। ये है इसका टोटल सैलरी वाला पार्ट। कैसे आया ये? 54 यूनिट्स बचे हैं लास्ट में उसके पास। इसको हमने इक्वेट कर दिया जितने उसके पास एक्चुअल में बचे हुए हैं रुपए, और हमने टोटल की वैल्यू निकाली कंपेयर करके उसको नॉर्मल यूनिटरी मेथड टाइप से। ठीक है। तो जब भी मनी लेफ्ट की बात की जाए तो मनी लेफ्ट जो है उसको आपस में सब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्चुअली ये उसके पास इनिशियली अगर ए रुपए थे, तो ए का ये टोटल फाइनली उसके पास इतना बचेगा, और वही हमने वैल्यू यहाँ पे निकाला। इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। ठीक है, 20% बुक्स हिंदी है, तो कितनी बच गई? रिमेनिंग कितनी रह गई? 80% रह गई। यानी कि कितना हो गया? 4/5। इसका कितना? हाफ इंग्लिश है, तो बच कितनी गई? अगेन हाफ बच गई। ठीक है। इसका 30% ऑफ द रिमेनिंग आर द फ्रेंच। 30% बचे हुए का क्या है? फ्रेंच है। तो 30% जब फ्रेंच निकालेंगे कितनी बच गई? 70%, यानी कि 7/10। ठीक है। द रेस्ट बुक्स आर इन रिलीजन लैंग्वेज। ठीक है, तो 6,300 जो बुक बच गई वो रिलीजन लैंग्वेज की बुक है। इसका कितना आ जाएगा हमारा? 2 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स, 7/25। यानी कि 25 बुक्स थी सारी, ये सब हटाने के बाद रिलीजन लैंग्वेज की कितनी बुक बची? 7 बुक बची। इसी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 63,000 दे रखी, 6,300 दे रखी है। तो सॉल्व कर देंगे हम लोग, 900 आ गया। एक्चुअल में कितनी बुक है लाइब्रेरी में? फिर नीचे वाले को 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00225। तो 22,500 बुक्स की है लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। ठीक है। अगेन अब ये टैक्स बेस, इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, पहले आप ये समझिए कि नेट इनकम, हमारी नेट इनकम जो है क्या होती है? टोटल इनकम प्लस माइनस इनकम टैक्स। ठीक है। नेट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। अब अगर आपकी जो इनकम टैक्स है उस पे मैंने मान लो 100 रुपये घटा दिए। टोटल इनकम आपकी 1,000 रुपये थी। ठीक है। और टैक्स आप पे कर रहे थे 100, पहले 200 रुपये आप टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है। तो 1,000 रुपये आपकी टोटल इनकम थी, आप 200 रुपये टैक्स दे रहे थे, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 800 रुपये हो गई, है ना।
मैंने क्या किया, आपके टैक्स में से 200 रुपये घटा दिए, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली कितनी, 100 रुपये से बढ़ जाएगी, है ना। कितनी होगी, 900 रुपये हो गई। सो इसका मतलब कि जितना चेंज मैं टैक्स में कर रहा हूँ, जितना एक्चुअल में जो चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जितना घट रहा है बढ़ रहा है, दूसरे साइड में उतना ही उसके अपोजिट से यहाँ पे घट रहा है, तो उतना ही यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू सेम रहेगी दोनों साइड में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कह रहा है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, तो हमारी जो इनकम टैक्स थी, कितने से इंक्रीज कर दिया उसको, 19% से इंक्रीज किया, यानी कि 19%। द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। सो जो ये इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, जो नेट इनकम हमारी रिड्यूस हो रही है। तो जो नेट इनकम कितने से कम हो गई, 1% से, 1%। तो ये आ गया कि हमारा इनकम टैक्स अपॉन इनकम का रेशियो कितना आ गया, हमारा नेट इनकम अपॉन इनकम टैक्स कितना आ गया, 1/19। ये रेशियो आ गया। ये हमारी इनकम टैक्स है और ये नेट इनकम है। टोटल इनकम क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी, 20 यूनिट्स। क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स। द रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना आ जाएगा, 20 पे, 20 यूनिट्स पे कितना टैक्स है हमारा, 1 यूनिट, तो 1/20, विच इज इक्वल्स टू वॉट, 4%। नो सॉरी, 5%। 1/20 इज वॉट, 5%। 5% इज आंसर। ठीक है, अगेन गुड क्वेश्चन। अ फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, देखो, जो फ्रूट है इसमें दो पार्ट है। पहला क्या है, पल्प प्लस वाटर। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट में क्या है, 68%, 68% क्या है, वाटर है। पल्प कितना होगा फिर, 32%। ड्राई फ्रूट में क्या है, 80% पल्प है और सिर्फ 20% क्या है, वाटर है। यही यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो पल्प का वेट है, पानी तो इवेपोरेट हो गया ड्राई फ्रूट जब बना, तो ये जो पल्प का वेट है जो यहाँ पे है एक्चुअल में, वो वेट यहाँ पे भी वही सेम वेट रहेगा। अगर 10 kg पल्प पहले था, तो जब वाटर इवेपोरेट हो गया तो उसके बाद 10 kg पल्प का तो वेट वही सेम रहा ना, वही सेम है। तो अगर 100 kg फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें क्या है, 32 kg हमारा क्या है, पल्प है। बाकी 68% यानी कि 68 kg क्या है हमारा, वाटर है। क्या कह रहा है, ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा उससे, तो ये जो पल्प है हमारा फ्रेश फ्रूट में 32% है, तो ड्राई फ्रूट में कितना है, 80% है। सो 80% की वैल्यू ड्राई फ्रूट में क्या है, 32 kg। तो टोटल ड्राई फ्रूट का वेट कितना हो जाएगा, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 32/80 इंटू 100, 4 टाइम्स, विच इज इक्वल्स टू 40 kg। ठीक है, तो 40 kg क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 100 kg फ्रेश फ्रूट में से हमको ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा, 40 kg। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स एंड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने कुछ मार्क्स स्कोर किए और कुछ मार्क्स से फेल हो गया, या फिर कुछ परसेंट स्कोर किए और कुछ परसेंट मार्क्स से फेल हो गया। या तो पासिंग मार्क्स पूछ लेगा, या तो पासिंग परसेंटेज पूछ लेगा, या तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, लेट्स सी। पहला टाइप ये, इफ 35% आ रहा पासिंग मार्क्स, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जल्दी करने के लिए एक बॉटल लाइन बना लो, यहाँ पे लिखो 35%। ये क्या है, पासिंग मार्क्स है। अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स, तो एक स्टूडेंट को कितने मिलते हैं, 200 मार्क्स, फेल्स बाय 24 मार्क्स। 200 मार्क्स मिले और कितने से फेल हो गया वो बंदा, 24 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 24 मार्क्स और मिले होते तो पास हो जाता। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो अगर 24 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 224। 224 आते तो पास हो आता है, इसलिए 224 की वैल्यू कितनी है, 35%। 35% को 224, यानी कि हमको टोटल मार्क्स चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए। 100% कितना हो जाएगा हमारा, 224/35 इंटू 100। कैंसिल करते हैं 7 टाइम्स एंड देन 20 टाइम्स। 7 से दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स। सो 046, 640 के आ गया हमारा इसका पासिंग मार्क्स, फुल मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 43% मार्क्स एंड देन ही फेल्स बाय 72 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स ही पास बाय 40 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। सबसे पहले बॉटल लाइन बनानी है, जो कि क्या है, पासिंग मार्क्स की है। 43% स्कोर किया उसने, कितना किया, 43% स्कोर किया, फेल्स बाय 72%, 72 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हो गया, 72 से।
यानी कि 72 और ज्यादा तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और जब उसने 57% स्कोर किया, 57% स्कोर किया, तो क्या हुआ, पासिस बाय 40 मार्क्स। यानी कि तब 40 मार्क्स उसके बॉर्डर लाइन का जो पासिंग मार्क्स है उससे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो परसेंटेज का डिफरेंस है उसको मार्क्स के डिफरेंस से इक्वेट कर देना है। परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 14%। मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दोनों को मार्क्स का डिफरेंस क्या है, इधर 72 कम है, यहाँ पे 40 ज्यादा है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 112, 112। सो 14% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 112। अब हमको क्या चाहिए, पूछा पासिंग परसेंटेज पूछा है हमसे। तो ये जो 40 मार्क्स हैं, इस 40 मार्क्स का जो परसेंटेज बनेगा उसको हम 57 में से घटा दें तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो 112 की वैल्यू कितनी है, 14%। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 40 की वैल्यू चाहिए। क्या हो जाएगा, 14/112 × 40, 8 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स। यानी कि 57 से 5% उसके कम आते तो क्या होता है, उसका पासिंग मार्क्स के इक्वल आते। तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 52%। 52% इज द पासिंग मार्क्स। When a student scored 28% marks, he fails by 58, but when he scores 41 marks, percent marks, he fails by 6 marks. अब दोनों, इस केस में दोनों टाइम बॉर्डर लाइन के साइड है। जब उसने 28% मार्क्स स्कोर किए तो कितने से फेल हुआ वो बच्चा, 58 मार्क्स से फेल हो गया। और फिर क्या गया, जब उसने 41% मार्क्स स्कोर किए, यानी कि जब उसने 41% मार्क्स स्कोर किए तो कितने से फेल हो गया वो, 6 से फेल हो गया। तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। अगेन इस 41% में से हम 6 का जो परसेंट बनेगा उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 12 और एक 13, 13%। इस 13% की वैल्यू किसकी इक्वल है, 58 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो 52 के इक्वल है। मार्क्स का डिफरेंस कितना है, 52 का। तो 52 की वैल्यू कितनी है, 13%। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 6 की वैल्यू चाहिए। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/52 × 6, 3 टाइम्स, देन 2 टाइम्स। यानी कि अगर उसके 41% से 2% और ज्यादा आए होते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 43%। होप यू आर गेटिंग दिस। Students get 66 more marks in French than what she got in German. Her German marks are 28% of the sum of the French and the German marks. ठीक है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7/25। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 28% ऑफ द फ्रेंच एंड जर्मन का सम है। तो हमारे फ्रेंच प्लस जर्मन का सम कितना आ गया, 25 यूनिट। और उसको जर्मन में कितने मिले, इसका 28%। तो सिर्फ जर्मन में मिले उसको कितना, 7 मार्क्स। तो फ्रेंच में कितने हो जाएंगे, 18 मार्क्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट गेट 66 मोर मार्क इन फ्रेंच। तो फ्रेंच और जर्मन का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 11 यूनिट्स आ रहा है। इसी 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 66 मार्क्स। ठीक है, एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मार्क, 6 मार्क्स आ गए एक यूनिट की वैल्यू। फ्रेंच के चाहिए तो 18 यूनिट्स है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 108। तो उसके फ्रेंच में कितने मार्क्स आए हैं हमारे, 108 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ ये वाली क्लास खत्म होती है। अब आपका नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट 90% ऑफ सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पॉपुलेशन और इलेक्शन और वेन डायग्राम के जितने भी कमीशन, ये जितने भी इसके सब टॉपिक बचते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। तो परसेंटेज के सारे सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम पूरे एफकेट में आने वाले हर चैप्टर के हर सब टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टेक केयर।